गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून जब भी आप मुझे देख रहे हैं। और हम लोग हैं अपने केमिस्ट्री क्लास के अंदर और मैं ललित मिश्रा आपका केमिस्ट्री फैकल्टी। तो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के लिए हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। और आप लोग पेन पेपर लेकर ज़रूर बैठे होंगे, तो पेन पेपर लेकर बैठ जाइए। वैसे ये हमारा यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट जो है केमिस्ट्री का एक टूल है और इस टूल का रिक्वायरमेंट हर एक स्टूडेंट्स को आएगा जो भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे वो कॉलेज में चले गए, चाहे वो मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी दे रहे हैं। और इसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट हमें आगे केमिस्ट्री को अच्छी तरह और ज़्यादा क्लियर करने में हेल्प करेगा। और साथ ही साथ हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं इसमें, जो हमारा एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है केमिस्ट्री में, उसके बेसिस पर, उनके फॉर्मूले के बेसिस पर हम करते हैं न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स करने में भी ये टूल का काम करते हैं। आप जानते हैं ना टूल क्या होता है? औजार, जो हमें बहुत सारे काम को ईजी कर देता है। तो उसी तरह से ये भी काम करता है और केमिस्ट्री को एक क्वालिटेटिव से क्वांटिटेटिव बनाने में भी हेल्प कर रहे हैं। तो जब भी हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जाएंगे केमिस्ट्री में, तो इसकी रिक्वायरमेंट है। तो हम इसी में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम लेने जा रहे हैं, एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। और इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स बन जाते हैं। उन्हीं कन्फ्यूजन्स को मैं यहाँ पर रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग पेन पेपर लेकर बैठ जाइए, जिससे आप इसको अच्छी तरह समझ पाएँ। जहाँ कोई भी डाउट्स हो, जिस कॉन्सेप्ट को आप समझने में दिक्कत हुई हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए कि आपके कौन से कॉन्सेप्ट की वीडियो दोबारा रिक्वायर्ड है, मैं उसके शॉर्ट वीडियोस बनाकर आपको अवेलेबल करवा सकूं। तो हम लोग शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमारा है एटॉमिक मास। हम यहाँ एवरेज एटॉमिक मास को नहीं लेंगे अभी, उसका बाद में कॉन्सेप्ट देखेंगे किसी और वीडियो में। यहाँ पर हम ओनली एटॉमिक मास को समझ रहे हैं। एंड ग्राम एटॉमिक मास, हम लोग जानते हैं कि एटम के एटॉमिक मास या एलिमेंट के एटॉमिक मास, एक्चुअली एटम और एलिमेंट को हम सेम सिंबलाइज करते हैं। जैसे C हमें कार्बन एलिमेंट को भी बता रहा है और कार्बन एटम को भी बता रहा है। कार्बन के एटम को भी ये सिंबलाइज कर रहा है एंड कार्बन एलिमेंट को भी सिंबलाइज कर रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस इसमें कुछ भी नहीं है। एक्चुअली एलिमेंट हमें बल्क, उसका बल्क अमाउंट को बताता है, किसी न किसी पीस को बताता है। कार्बन का कोई पीस है, ऑब्जर्वेबल पीस है। और एटम जो है इसका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, जिससे वो एलिमेंट बना हुआ है। तो एटम में वो सारे प्रॉपर्टीज़ होंगे जो उस एलिमेंट में होंगी, यानी कार्बन एटम के अंदर कार्बन की सारी प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होगी। उसी तरह से हाइड्रोजन एटम के अंदर हाइड्रोजन की सारी प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होगी। आयरन एटम के अंदर आयरन की सारी प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होगी। इसलिए एटम और एलिमेंट को सेम सिंबल से सिंबलाइज किया जाता है। तो कार्बन का यदि हम एटॉमिक मास लेते हैं तो यह आता है 12U कहा जाता है। U यहाँ पर यूनिफाइड मास है। एक्चुअली इसको 1 माना गया है, यानी एक्चुअली ये 1 नहीं है, यानी ये हमारा मास ऑफ 1 कार्बन एटम है। और कार्बन एटम हमारा, कोई भी एटम हमारा माइक्रोस्कोपिक होता है, 1 कार्बन एटम है और इसको 1 माना गया, यानी इसका एक्चुअल मास कुछ और है। तो एक्चुअली हम जानते हैं कि 12U मास दिखा रहा है किसके अंदर, कौन कौन है न्यूक्लियस के अंदर। एक्चुअली मास पूरा न्यूक्लियस में होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास जो है ऑलमोस्ट इक्वल है। तो ये जो हमारा मास है, उसी के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है, जो कि इक्वल है 6 और 6, उन्हीं का ये मास है और उसके मास को हमने 1 माना हुआ है। यानी एक्चुअली ये 1U यहाँ पर है क्या, इससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। 1U एक्चुअली लिया गया है एवरेज मास ऑफ 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का एवरेज मास
एक्चुअली दोनों का मास सेम ही होता है, तो इसको हम प्रोटॉन के मास के इक्वल भी मान सकते हैं, जो कि हमारा 1.7 समथिंग इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आता है। मैंने यहाँ पर अप्रॉक्स वैल्यू लिया है 1.7 के अप्रॉक्स में, इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आता है। और ये वैल्यू 1U का लिया गया है 1 हाइड्रोजन एटम के मास के इक्वल में, उसके बेसिस पर लिया गया है। तो यहाँ पर हमारा एवरेज मास ये है, यानी यदि कार्बन के एक एटम का मास निकाला जाए जो कि 12U है, तो इसका मास कितना आ जाएगा, 12 इंटू कर देंगे हम 1.7 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये जो ग्राम में मास है ये बहुत ही स्मॉल मास है, तो इस स्मॉल मास को हम समझ नहीं पाएंगे, इसको फील नहीं कर पाएंगे। यदि किसी को बोला जाए इतना छोटा मास है तो जनरल पर्सन समझ नहीं पाएगा, तो इसलिए उसको हम U के बेसिस पर समझाते हैं। इसको हमने 1U मान लिया था और इसके अंदर 12 पार्टिकल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर, इसका मास हो जाता है 12U। तो 12U इसका मास लिया गया है, लेकिन ग्राम में तो मास बहुत स्मॉल है। अब इसको ऑब्जर्वेबल मास में लाने के लिए साइंटिस्ट ने एक काम यहाँ पर किया, उन्होंने कहा कि यदि हम C का 12 ग्राम इकट्ठा कर लें तो ये एक ऑब्जर्वेबल मास हो जाएगा। अब 12 ग्राम ही क्यों लिया, क्योंकि 12U है, उसी को ग्राम में, यानी 12 ग्राम के बराबर में यदि हम कार्बन एटम इकट्ठा कर लें और उसी के बेसिस पर हम रिएक्शन करवाएं तो हमें समझ आएगा कि हमें क्या करना है। हम 6 ग्राम भी रिएक्शन करने के लिए ले सकते हैं और कम ग्राम भी ले सकते हैं, लेकिन इतने छोटे ग्राम को हम ले नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर क्या किया गया है, ग्राम एटॉमिक मास इसी सेंस में यूज किया गया था। तो ग्राम एटॉमिक मास हमारा, जब एटॉमिक मास हमारा जितने अमाउंट में है उसी के बराबर में यदि हम ग्राम में कोई चीज़ ले लेते हैं, उसी का ग्राम में अमाउंट ले लेते हैं कुछ, तो उसको कहा जाता है ग्राम एटॉमिक मास। ये हमारा ऑब्जर्वेबल मास है और ये ऑब्जर्व हम नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे उसका कितना मास है, इतना छोटा मास है ये। तो उसी तरह से हाइड्रोजन का 1U होता है एटॉमिक मास, और हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है ग्राम एटॉमिक मास। उसी तरह से आपका ऑक्सीजन के लिए यूज किया जाए, ऑक्सीजन का मास होता है 16U एटॉमिक में, एटॉमिक मास जिसको हम U में दिखाएंगे, और इसी ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है ग्राम एटॉमिक मास। यानी जो भी वैल्यू आपका U में है उसी वैल्यू को हम ग्राम में ले लेंगे और ये ग्राम वाला हमारा ऑब्जर्वेबल मास हो जाएगा, यही हमारा ग्राम एटॉमिक मास होगा। अब हम आते हैं मॉलिक्यूलर मास पर। तो हम देख रहे हैं मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो बच्चों, जैसा हमारा ग्राम एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट था, कुछ ऐसा ही हमारा मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट है। ये हमारा मॉलिक्यूल के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम H की जगह पर H2 का यूज करें, H2 हमारा क्या है, एक मॉलिक्यूल है और इसका मास 2 हाइड्रोजन एटम पर डिपेंड करेगा। और आप लोग मॉलिक्यूल जानते हैं कि ये ग्रुप ऑफ एटम्स है, ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ सिमिलर टाइप और डिसिमिलर टाइप, यानी आइडेंटिकल टाइप के एटम्स होंगे या नॉन आइडेंटिकल अलग अलग तरह के एटम्स होंगे। यहाँ पर मैंने दोनों एटम इसमें क्या है, आइडेंटिकल टाइप का है और इसका मास हो गया 2U। अब यदि इसी का हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास लें, ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, जिसका यूनिट हम U में लेते हैं, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 हमारा क्या होना है, 2 ग्राम लेना है। यानी हमारा 2U फिर से ऑब्जर्वेबल मास नहीं है, लेकिन अब 2 ग्राम ऑब्जर्वेबल मास है। 2 ग्राम हम इजीली मेजर करके ले सकते हैं, तो इसके बेसिस पर हम ऑब्जर्वेबल मास की तरफ चल रहे हैं। उसी तरह से H2O के लिए, H2O भी हमारा एक मॉलिक्यूल है, इसमें टोटल 3 एटम्स हैं, यहाँ टोटल 2 एटम्स था। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों पर मॉलिक्यूलर मास डिपेंड करेगा।
मोलिकुलर मास निकालने का मेथड क्या है, हम हर एक एटम जितने भी हैं उसमें उन सब के मास को ऐड कर दें। हाइड्रोजन तो डबल है तो हमने मल्टीप्लाई 2 कर दिया, इसका मास अपने आप ऐड हो गया। एंड ऑक्सीजन का 16 है, ये टोटल आ गया 18U। और ये फिर हो गया इसका मोलिकुलर मास। अब हम इसी का ग्राम मोलिकुलर मास लें, इसी H2O को हम क्या कर देंगे 18 ग्राम कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ग्राम मोलिकुलर मास। इसी तरह से हम CO2 का फाइंड करना चाहें, वैसे इसका 44U आएगा, क्योंकि हम 12 होता है कार्बन का एंड 16 होता है ऑक्सीजन का, 16 × 2 सबको ऐड करें 44U आया। और इसी को हम ग्राम वाले में ग्राम मोलिकुलर मास में क्या लेंगे 44 ग्राम मानेंगे इसका। इसी तरह से हमें पूछा जाए ग्लूकोज का, ग्लूकोज का है मास C6, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, C6H12O6 है ग्लूकोज का फॉर्मूला। यहाँ पर यदि हम इसका मास फाइंड करते हैं 12 × 6 + 1 × 12 + 16 × 6, 12 6 = 72 + 12 + 96, ये टोटल हमारा 180U आ जाएगा एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मास। अब यदि हम इसका ग्राम मोलिकुलर मास लेते हैं ऑफ ग्लूकोज, तो क्लियरली हम क्या करेंगे 180 ग्राम यहाँ पर कर देंगे ग्राम मोलिकुलर मास हो जाएगा ये। अब हम आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा, और ये आप लोग 9th क्लास से ही पढ़ रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट हमारा है क्या चीज़, हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था सीधे सीधे 1 मोल में पार्टिकल का जो नंबर है 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स या एंटिटीज लिया जाएगा, इसको कहा जाता है। और ये पार्टिकल्स को यहाँ पर क्या क्या लिया जाता है, पार्टिकल्स को यहाँ पर लिया जाता है एटम्स, मोलिक्यूल्स, आयंस एटसेट्रा, इन सब को पार्टिकल्स मान के चला जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे 1 मोल में इतने पार्टिकल्स आए कहाँ से, और इसको कहा जाता है एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रोस नंबर कहा जाता है। और जनरली इसको हम Na से शो करते हैं, कुछ बुक में n के नीचे 0 लगा के N0 लगा के भी शो किया गया। शो हम किसी भी चीज़ से करें वो अपनी जगह, अब सबसे पहले समझना है कि 1 मोल में इतने पार्टिकल्स कैसे आए। तो अब हम यहाँ पर आते हैं जो हमने पीछे अभी कॉन्सेप्ट किया है ग्राम मोलिकुलर मास या ग्राम एटॉमिक मास, उसका क्या रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यदि हमने उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो हमें पता चल जाता है कि उसका ऑब्जर्वेबल मास क्या होना चाहिए और उसको कितना हैवी है, ये सब एक्चुअली पता चल जाएगा हमें। ये जनरल पर्सन को भी पता चल जाएगा ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद। अब इसका दूसरा रोल क्या था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर साइंटिस्ट ने फील किया। ये जो मोल हमारा टर्म है ये 1916 के अराउंड में कॉइन किया गया टर्म, और बाद में जब एप्लीकेशन में आया तो 1932 के बाद आया, यानी बहुत ज़्यादा पुराना ये नहीं है हमारा। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ये 1 मोल में पार्टिकल्स का नंबर एवोगाड्रो नंबर कैसे निकाला गया। एक्चुअली ये एवोगाड्रो को भी मालूम नहीं था कि ऐसा कोई नंबर आना चाहिए यहाँ पर। और मोल जो टर्म आया है वो मोलिक्यूला से आया है ना, और मोलिक्यूला का मतलब होता है कलेक्शन। तो हमारा ये एक्चुअली कलेक्शन है, तो कलेक्शन में तो कोई ना कोई फिक्स नंबर होना चाहिए, तो ये नंबर दिया गया था। और एवोगाड्रो नंबर इसको क्यों कहा गया, आगे हम एवोगाड्रोज लॉ में पढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले, मैं उसका एक हिंट दे देता हूँ, सबसे पहले उन्होंने बताया था कि फिक्स्ड यदि वॉल्यूम किसी गैस का लिया जाए किसी कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, तो उस गैस के मॉलिक्यूल्स का नंबर उसके अंदर इक्वल रहेगा हमेशा। यानी किसी फिक्स्ड अमाउंट में, चाहे यहाँ पर वॉल्यूम लिया गया है, उसमें पार्टिकल के नंबर को उन्होंने फिक्स माना था, मॉलिक्यूल के नंबर को फिक्स माना था, यानी कुछ न कुछ कांस्टेंट वाला रिलेशन है। इसी कांस्टेंट वाले रिलेशन को बाद में ग्राम के लिए, यानी मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास वगैरह के लिए
यूज करने की कोशिश की गई, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के लिए यूज करने की कोशिश की गई। वहीं से ये हमारा निकल के आया। जैसे देखिए एग्जाम्पल, अभी हमने एटॉमिक मास लिया था, जरा इस चीज़ को आप लोग देखेंगे ध्यान से। एटॉमिक मास C का हमारा क्या आया था 12U, जिसका ग्राम में मास था 12 इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के अप्रॉक्स में। ये मास इसका ग्राम में है। अब बताइए यदि हमने 12 ग्राम ऑफ C का सैंपल लिया है, हमने वहाँ पर डिस्कस किया था यदि हम ग्राम में कन्वर्ट कर दें एटॉमिक मास को तो ग्राम मोलिकुलर मास हो जाता है। यदि हमने इसका 1 ग्राम मोलिकुलर मास एक तरह से यहाँ पर माना जाए, यदि हमने उसको एक एटम के बराबर जो हमारा ग्राम मोलिकुलर मास बनता है उसके बराबर में हमने सैंपल कलेक्ट कर लिया, तब यहाँ पर सोचिए इसमें कितने एटम को कलेक्शन किया गया होगा, वो हम कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं हमारा जो कलेक्टेड सैंपल है वो 12 ग्राम है और इसमें हमें एटम का नंबर निकालना है जिसका एक एटम का मास ये है ग्राम में। दोनों को यदि हम डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितने कलेक्शन किए गए वो आ जाएगा। तो देखिए, तो इन 12 ग्राम ऑफ C सैंपल नंबर ऑफ C एटम्स यदि हम यहाँ पर निकालें तो क्या आ रहा है 12 ग्राम अपॉन 12 इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁻24, यह हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 6.022 10⁻23 दे देता है। इतने एटम्स हो गए। अब इसी को अप्लाई हमने यहाँ पर C के बेसिस पर ही शुरू किया, क्योंकि एटॉमिक मास को C के बेसिस पर ही मेजर किया गया था। 1U को जो रखा गया है वो 1/12 C12 आइसोटोप का मास लिया गया है, उसको 1U माना गया था। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, यदि हम दूसरे एटम के लिए इसको अप्लाई करें, जैसे हमारे पास मान लीजिए ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास O का एटॉमिक मास हम यहां पर ले रहे हैं, वो हमारा है 16U और इसका ग्राम में मास क्या हो जाएगा 16 इंटू 1.7 इंटू 10⁻24 ग्राम अप्रॉक्स। अब यहां पर देखिए जरा, यदि हमने 16 ग्राम सैंपल ले लिया ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितना आ जाएगा, इसमें नंबर ऑफ एटम कितना आएगा। तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए क्लियरली 16 ग्राम में हम डिवाइड करेंगे, यानी 16 ग्राम जो हमने सैंपल लिया है टोटल ऑक्सीजन का, उसमें डिवाइड करेंगे 1 ऑक्सीजन एटम के मास से, जो कि ग्राम में हमारा है 16 इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁻24, और ये भी हमें क्या देता था, वही अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। एक्चुअली एग्जैक्ट सम में नहीं आता इतना, एक ही एवरेज लिया गया है, एवरेज निकाला जाए तो ऑलमोस्ट यही वैल्यू आती है। यानी सबके पास यदि ग्राम एटॉमिक मास के बराबर किसी एलिमेंट का कलेक्शन किया जाए तो उसमें इतने ही एटम सब में आ रहे थे। आप औरों के लिए भी अप्लाई करके देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि यदि हम ग्राम एटॉमिक मास के बराबर किसी को भी ले लें तो उसमें इतने ही पार्टिकल आएंगे, और इक्वल होने का कॉन्सेप्ट पहली बार, चाहे वो वॉल्यूम को लेकर हो चाहे किसी भी चीज़ को लेकर हो, किन्होंने दिया था, एवोगाड्रो ने। इसलिए हम इस नंबर को एवोगाड्रो नंबर कह देते हैं, तो इसलिए एवोगाड्रो नंबर है ये हमारा। अब हमको यहाँ पर पता चल गया कि किसी के भी ग्राम एटॉमिक मास में उस एटम के नंबर जो है एवोगाड्रो नंबर के इक्वल आएंगे, और इसको एक फिर कलेक्शन कहना चाहिए, इसलिए इस कलेक्शन का नाम रखा गया है 1 मोल। मोल मीन्स कलेक्शन होता है, जो कि मोलिकुलर टर्म से आया है। आप लोगों को मोल का जो यहाँ पर कैसे डिराइव किया गया टर्म, कैसे ये निकाला गया है, कैसे इसको समझा गया है, ये बात समझ आ गई होगी। अब हम इसके अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। हमने देखा था कि ये एटॉमिक मास के लिए ऐसा कुछ आ रहा था, तो मैंने वहाँ पर डिस्कस किया था कि एवोगाड्रो नंबर में नंबर आपका कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का नंबर, मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, आयन का भी। क्या यह मॉलिक्यूल और आयन के लिए उतना ही ट्रू है? यस।
देखिए जरा, H2O की एक मॉलिक्यूल का मास हमारा क्या था 18U, 1 H2O का मास। यदि हम यहाँ पर 18 ग्राम H2O ले लें, इसमें इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आएगा? तो क्लियरली आप देखेंगे इसमें भी यदि डिवाइड किया जाए 18 अपॉन, क्योंकि इसका ग्राम में मास क्या आने वाला है, इसको भी फिर 1.7 इंटू 10⁻24 से डिवाइड करेंगे। 18 इंटू 1.7 इंटू 10⁻24, सब में आप देखोगे ये तो कैंसिल ही हो जाता है। एक्चुअली 1 में ही डिवाइड होता है इससे, 1 में इससे हम डिवाइड करेंगे तो नंबर तो सेम ही आना है, इसलिए इसमें भी अप्रॉक्सीमेट वही वैल्यू आ जाता है। इस तरह से हमारा मॉलिक्यूल्स भी जो है उसमें सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। अब क्या आयन के लिए भी चलेगा सेम? यस, Na+ आयन का यदि मास, ध्यान रखेंगे मास जो होता है वो न्यूक्लियस के पार्टिकल पर डिपेंड करता है, बट चार्ज जो है आगे पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रॉन के नंबर पर डिपेंड करता है। तो न्यूक्लियस में तो पार्टिकल का नंबर इसका सेम ही होगा। Na+ का भी जो आयनिक मास है, 1 आयन का मास, वो 23U ही आएगा, यानी इसका ग्राम में मास 23 इंटू 1.7 इंटू 10⁻24 ग्राम ही होना है। अब यदि इसका हम 23 ग्राम ले लें तो इसमें नंबर ऑफ Na+ आयंस, क्लियर है कि यहाँ भी डिवाइड करने पर वही आना है, क्योंकि आप 23 ग्राम में डिवाइड करेंगे 23 इंटू 1.7 इंटू 10⁻24 से, फिर 23 कैंसिल हो जाएगा और 1 ग्राम में इससे डिवाइड होगा, नंबर ऑलमोस्ट वही आ जाएगा। यानी आयंस का नंबर भी सेम थिंग को फॉलो करेगा। अब यदि ये सेम थिंग को फॉलो करता है तो यहाँ पर आपको एक बात समझ आ गई होगी, अब जो हम ग्राम में कन्वर्ट करके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या आयन के मास को लेते हैं, उसको एक नाम देना चाहिए अच्छा सा। वो नाम सबके लिए अप्लीकेबल दे दिया गया है, मोलर मास। क्या दे दिया गया है? मोलर मास। यहाँ पर एक हमने न्यू टर्म यहाँ पर क्वाइन किया है, मोलर मास, जो कि साइंस में दिया गया। मोलर मास अब जब भी कहा जाएगा तो आप लोग समझ जाएंगे ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस होगा वो दैट कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। उसमें इतने पार्टिकल्स आएंगे, 1 मोल के बराबर में पार्टिकल आएंगे, इसलिए इसका नाम मोलर मास यानी मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस दिया गया है। तो बच्चों हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जान ली है और यही आपका मोल कॉन्सेप्ट का बेसिस है। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि यदि हम 1 मोल, यदि हम किसी का मास लें तो उसमें उतने ही पार्टिकल आएंगे एवोगाड्रो नंबर के बराबर, यानी उसको 1 मोल कहा जाएगा। ये बिल्कुल ऐसी बात है जब हमें पता चल जाता है कि कोई 12 आर्टिकल्स 1 डजन होगा। अब यदि 12 आर्टिकल्स 1 डजन है तो इसमें आप रिलेशन निकाल सकते हैं आराम से। यदि हमारे पास 6 आर्टिकल्स ही कोई, उसका 6 नंबर ही है, तो हमारे पास कितने डजन होंगे? बिल्कुल ठीक, हाफ डजन होगा। उसी तरह से 18 आर्टिकल्स आ गया तो 1.5 डजन हो जाएगा। उसी तरह से 24 आ गया तो 2 डजन हो जाएगा। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर नंबर ऑफ मोल को लेकर पता चलेगा। यानी जैसे हमने नंबर ऑफ डजन्स निकाला है कि यह हाफ डजन है या 1.5 डजन है या 2 डजन है, बिल्कुल उसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स को निकाला जाएगा। तो आपने हर एक में क्या किया होगा, जितना भी आपके पास आर्टिकल का नंबर है, जितना भी उसके ऑब्जेक्ट का नंबर है, उसमें आपने डिवाइड किया होगा 12 से। बिल्कुल उसी तरह से जब हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे, अब यानी हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको स्मॉल n से दिखाया जाता है। और यहां पर आपको पता चल गया होगा किसी के मोलर मास, और मोलर मास को हम यहां पर कैपिटल M से शो किया करेंगे और मोलर मास का यूनिट रखा करेंगे ग्राम मोल इनवर्स, क्योंकि ये 1 मोल सब्सटेंस का मास ग्राम में है, इसलिए इसका यूनिट भी हम ग्राम मोल इनवर्स रखा करेंगे। अब आपको ये पता चल गया होगा कि यदि हम किसी का मोलर मास यानी
m लेते हैं तो उसमें आपका 1 मोल ऑफ सब्सटेंस आता है। अब यदि हमने किसी का W ग्राम ले लिया तो इसमें कितने मास, कितने मोल ऑफ सब्सटेंस आएंगे? तो इसको बिल्कुल हम उसी तरह से, इसको हम क्या मान लेते हैं फिर? गिवन मास। इसको बिल्कुल हम डजन के हिसाब से निकालेंगे। जैसे हमारे पास डजन का नंबर 12 फिक्स था, तो 12 आर्टिकल होने के बाद हमने क्या किया था? उसको 1 डजन मान लिया था। फिर यदि हमारे पास 6 आर्टिकल है तो क्या किया? उसमें 6 में 12 से डिवाइड कर दिया। बिल्कुल उसी तरह से यदि हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, क्लियरली जो भी हमें गिवन मास रहेगा जिसमें हमें मोल निकालना है, उसमें मोलर मास जिसमें 1 मोल होता है इससे, उससे हमने डिवाइड कर दिया और दोनों का यूनिट क्लियरली हमारा यहाँ पर ग्राम आ रहा है। और नंबर ऑफ मोल्स को हम n से दिखाते हैं, यहाँ पर n का फॉर्मूला बन जाएगा W/m, और मास हमें यहाँ पर किस में लेना है? दोनों का ग्राम में ही लेना है, स्ट्रिक्टली ग्राम में लेना है। इसको ध्यान में रखना है क्योंकि मोलर मास का जो यूनिट है वो ग्राम में है। तो किसी भी सब्सटेंस का जो मोल है ऐसे फाइंड किया जा सकता है। हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 9 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहां पर हम क्या करेंगे? हम देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? मास 9 ग्राम गिवन है बच्चों। तो W हमारा यहां पर 9 ग्राम हो जाएगा। इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो W हमारा 9 ग्राम हो गया। और मोलर मास कहां से निकाला जाता है? तो मोलर मास हमारा ग्राम मोलिकुलर मास है, क्लियरली फॉर्मूले से निकाला जाएगा। तो हाइड्रोजन का 1 × 2 हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन का 16, 18 ग्राम मोल इनवर्स लेंगे हम। तो क्लियरली यदि हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना चाहते हैं, फॉर्मूला हमारे पास है W/m, और दोनों ग्राम में होना चाहिए, दोनों ग्राम में है ही हमारे पास। इजीली हम इसको 9/18 ले लेंगे, 1/2 मोल हो जाएगा। मोल जब निकाल दें तो उसमें आप आगे MOL लिखेंगे, क्योंकि एक्चुअली मोल का कोई यूनिट नहीं है। तो मोल को खुद ही यूनिट बना दिया गया और इसमें से एक E को ड्रॉप करके MOL बना दिया गया, जिससे यूनिट के फॉर्म में इसको आप यूज करते हैं। और जब MOL ही कहते हैं तो नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छा सीख रहे होंगे। पेन पेपर लेकर बैठे हैं ना, क्वेश्चंस हो रहे हैं, उसको आप सीखते रहिए, समझते रहिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या अब ये किसी मॉलिक्यूल वगैरह के लिए भी चल सकता है? आयन वगैरह के लिए भी चल सकता है फॉर्मूला? तो यस, यहाँ पर मॉलिक्यूल या आयन सब के लिए चल सकता है। जैसे देखिए वहाँ पर हमने मॉलिक्यूल के लिए देखा था H2O के लिए, तो आयन के लिए यदि हम देखें, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na+ आयन if its 23 milligram is dissolved in water to get a solution। हमें क्वेश्चन में वर्डिंग कुछ भी दे दिया जाए, हमें सबसे पहले देखना है कि हमें फाइंड क्या करना है। फाइंड यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स करना है, और नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? गिवन मास ग्राम में होना चाहिए और उसका मोलर मास भी ग्राम में होना चाहिए, यानी मोलिकुलर मास भी ग्राम में होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास गिवन मास क्या है? 23 है, लेकिन मिलीग्राम लगा है। तो W हमारा 23 मिलीग्राम। अभी हमने डिस्कस किया थी कि हमारे पास गिवन मास ग्राम में होना चाहिए, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड। 1000 से डिवाइड करने का मतलब है 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा 1000 से डिवाइड हो गया। अब मोलर मास Na+ का, और मोलर मास क्या है फिर बाद में याद दिला रहा हूं मैं दोबारा, ग्राम मोलिकुलर मास ही मोलर मास है। तो Na+ का ग्राम में मास क्या हो जाएगा? 23 ग्राम। मोलर मास है तो मोल इनवर्स लगा दिया, यूनिट हमने। अब हम यहां पर क्या ले लेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na+ आयन। क्लियरली हमारे पास जो गिवन मास है W/m लेंगे। W हमारे पास 23 × 10⁻⁻⁴
-3 आ गया, अपॉन में 23 कैंसिल बेटा, और क्या बन गया यहाँ पर 10⁻³ मोल्स आ गया हमारे पास। इस तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक न्यू कॉन्सेप्ट इसमें लेकर आएंगे। अब हम मोल कॉन्सेप्ट में ही एक फिर न्यू टर्म्स को लेकर आ रहे हैं। अभी आपने पीछे पढ़ा था, सबसे स्टार्टिंग मैंने लिखा था, और जो आपने 9th क्लास से भी पढ़ते आए हैं, 1 मोल इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर के इक्वल में पार्टिकल्स, यानी 1 मोल में तो मोलर मास के बराबर सब्सटेंस भी था। तो हमने मोलर मास से क्या किया था, एक कोई गिवन मास के थ्रू हमने नंबर ऑफ मोल निकाल लिया था, और 1 मोल में इतने पार्टिकल्स हो रहे हैं। इसका मतलब है यदि हमें नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है तो भी हम नंबर ऑफ मोल्स बच्चों निकाला जा सकता है। तो कैसे निकाला जा सकता है, देखिए, यदि हमें मान लीजिए कोई भी नंबर ऑफ पार्टिकल n दे दिया, n लेते हैं हम, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और इसको हम क्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर, जिसको Na से दिखाया जा सकता है। तो बताइए नंबर ऑफ मोल्स यहाँ निकालें तो जैसे हमने गिवन मास बाय मोलर मास किया था, वैसे यहाँ पर भी फॉर्मूला बनेगा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर। और कई बार यदि हमें गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना होगा n इंटू एवोगाड्रो नंबर कर सकते हैं। उसी तरह से गिवन मास पिछले फॉर्मूले से देखेंगे, यदि हमें किसी का फाइंड करना होगा n इंटू मोलर मास कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास फॉर्मूले बन रहे। और पीछे जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चंस को करने के लिए। हमारे पास एक न्यू फॉर्मूला बना है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल जो क्वेश्चन में होगा अपॉन में एवोगाड्रो नंबर जो कि 6.022 इंटू 10⁻23 है। तो जरा देखिए इस पर हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ moles of glucose in its, if we have 3 into 10⁻18 molecules of it। यदि हमारे पास ग्लूकोज का 3 इंटू 10⁻18 मॉलिक्यूल हो तो हमने हमारे पास कितने मोल्स हैं वो हमें फाइंड करना है। तो क्लियरली हमारे पास जो गिवन है वो n गिवन है, क्योंकि पार्टिकल का नंबर गिवन है। 3 इंटू 10⁻18 मॉलिक्यूल्स गिवन है, और ग्लूकोज हमारा कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। ये हमारा मॉलिक्यूल ही है। तो क्लियरली जब हम Na लिखेंगे तो इसमें भी मॉलिक्यूल्स लगाएंगे। पार्टिकल की जगह एटम, मॉलिक्यूल, आयन कुछ भी लगाया जा सकता है। ये हमारा मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल लगेगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना n, तो n/Na फॉर्मूला लगेगा, और क्या बन जाएगा हमारा 3 इंटू 10⁻18 अपॉन 6.022 10⁻23। क्लियरली ये ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 1/2 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 5 मोल लिख देते हैं, यूनिट में जनरली MOL लगाया जाता है, तो वही हम यूज़ करते चले जाएंगे। इस तरह से इतना मोल हो सकता है, और हमने ये नंबर ऑफ पार्टिकल जो गिवन था, यानी ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमने फाइंड किया है। तो ठीक से इसको नोट कर लें और समझ लें। अब हमारे पास मोल के 2 फॉर्मूले हैं, एक गिवन मास बाय मोलर मास, आपका दोनों ग्राम में होना चाहिए, और दूसरा फॉर्मूला मोल्स का गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर। और इसी से आप एक चीज़ और निकाल सकते हैं जो मैंने डिस्कस किया था, यदि हमें गिवन मास फाइंड करना हो तो मोल इंटू मोलर मास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकाल दिया हमने, और यदि हमें गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करना हो तो n इंटू Na, ये भी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकाल दिया। ये हमारा एक जनरेटेड फॉर्मूला है इनसे। अब कभी क्या होता है, 2 फॉर्मूले को कंबाइन करके हमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो जरा हम उसको देखते हैं।
एक हमने क्वेश्चन ले लिया, फाइंड द नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स इन 2.2 मिलीग्राम ऑफ इट्स सैंपल। अब देखिए हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास तो गिवन है मास, लेकिन हमें निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। गिवन है मास, निकालना है मॉलिक्यूल्स, गिवन है W, निकालना है N। ये कैसे आएगा? तो हमने देखा है यदि हमें N निकालना हो तो क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स में मल्टीप्लाई कर देंगे Na से। तो नंबर ऑफ मोल यदि हमें W गिवन हो तो ये फॉर्मूला है, यानी इन दोनों फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जरा देखिए हमें जो गिवन है पहले उसको नोट करें। W हमें गिवन है CO2 का 2.2 मिलीग्राम, बट हमें ग्राम में लेना है, स्ट्रिक्टली इसको ग्राम में रखना है, यह बात ध्यान रखनी है। यहाँ हो जाएगा 2.2 इंटू 10⁻³ ग्राम। अब मोलर मास जो CO2 का है वो होता है 44, फॉर्मूले से निकाला जाता है, और इसमें हमें मोल इन्वर्स लगाना है। क्लियरली हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा W/m से 2.2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 44, पॉइंट हटाया नीचे 10 आ गया, 22 2 जा 44 हो गया बच्चों, और ये बन गया हमारा 1/2 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि 10⁻1 इसको माना जा सकता है और ये नीचे है, ऊपर जाकर पावर -1 हो जाएगा, और -3 पहले से है तो -4 हो गया। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ चुका है अब 1/2 इंटू 10⁻⁴ मोल। अब हमें निकालना क्या है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल यानी मॉलिक्यूल निकालना है, और CO2 हमारा क्लियरली मॉलिक्यूल ही है। तो हम क्या करेंगे, N = लगा देंगे फॉर्मूला N इंटू Na। अब N हमारे पास है 1/2 इंटू 10⁻⁴ इंटू Na हमारा होता है 6.022 10⁻23 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 3 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, सॉरी 2 से, 3.011 आ गया। 3.011 इंटू 10 के पावर को यदि सॉल्व करें 23 - 4 19 हो जाएगा। इतने मॉलिक्यूल्स हमारे पास है। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स of Fe present in 5.6 ग्राम of its sample। मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट में ले रहा हूँ। इसी फॉर्मूले को हम शॉर्टकट में कैसे यूज करेंगे, जरा देखिए। हमें गिवन मास दिया हुआ है 5.6 ग्राम, और मोलेकुलर मास, मोलर मास यानी Fe का, इसको भी हम मोलर मास कहेंगे। ग्राम एटॉमिक मास को भी मोलर मास कहा जाता है। 56 होता है अप्रॉक्स, वैसे 55.85 होता है। अपने कैलकुलेशन के लिए इसको हम 56 मान लेते हैं। 56 ग्राम हो गया। तो अब बताइए, यदि हम यहाँ पर फाइंड करना चाहते N, हमारे पास N इंटू Na होना चाहिए, और N का यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, W/m इंटू Na। हमने डायरेक्ट कर दिया, वन स्टेप में हमारा हो जाएगा। W हमारे पास है 5.6 और M हमारे पास है 56 इंटू Na हमारे पास है 6.022 10⁻23। ये कट के आपका 10 हो गया, और आंसर आ जाएगा 6.022 10⁻22 एटम्स। इतने एटम्स इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। और देखते रहिए, समझते रहिए। हमें इसी में क्वेश्चन थोड़ा सा और उलझा के आता है, जरा देखिए कैसे। हम अगला क्वेश्चन हम उसी को लेकर चल रहे हैं। हमें कहा जाएगा फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 9 मिलीग्राम ऑफ H2O।
अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, जरा ध्यान देंगे हम। H2O हमारा मॉलिक्यूल है या एटम है? क्लियरली मॉलिक्यूल है क्योंकि ग्रुप ऑफ एटम्स है ये। लेकिन इसमें पूछा एटम से, इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल H2O का मॉलिक्यूल होगा, लेकिन पूछा है इसमें एटम्स। यानी यहाँ जो हम N निकालेंगे, कैपिटल N, जिसको हम पार्टिकल कहते हैं, वो तो हमारा मॉलिक्यूल आएगा क्योंकि H2O खुद मॉलिक्यूल है। वो खुद जो होगा वही हमारा कैपिटल N आएगा, पार्टिकल का नंबर आएगा। तो यानी हमें क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल के अंदर एटम होता है, क्लियरली एक स्टेप हमें उससे आगे जाना पड़ेगा। यानी हमने जो अभी तक क्वेश्चन किया है उसमें बच्चों एक स्टेप आगे बढ़ना है। और किस तरह से आगे बढ़ना है देखिए, जैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, हमें W गिवन है 9 मिलीग्राम, लेकिन हमें लेना है इसको ग्राम में। हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, यानी 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। मोलर मास H2O का 18 ग्राम मोल इनवर्स होगा, फॉर्मूले से आप लोग फाइंड कर सकते हैं। और यदि हम इसका N निकालेंगे, और N ये क्या निकलेगा बच्चों, मॉलिक्यूल्स, क्योंकि H2O हमारा खुद क्या है, मॉलिक्यूल्स है। तो बताइए अब यहाँ पर W/m इंटू Na करना है हमें, क्योंकि मोल इंटू Na, मैं यहाँ पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, N इंटू Na होता है, और N हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, W/m इंटू Na। और W/m हमारे पास क्या है, 9 इंटू 10⁻³ अपॉन 18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो क्लियरली 9 2 जा 18 हो गया, 2 से ये डिवाइड हुआ, 3.011 आ गया, और ये कैलकुलेट करके 3.011 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स आ गया। क्योंकि हम 10 के पावर को यदि सॉल्व करें तो यहाँ 10⁻³ लगा हुआ है, और यहाँ 23 प्लस में है पावर में, क्लियरली दोनों माइनस हो जाएगा और 20 आ जाएगा। बट हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ एटम्स चाहिए। तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स इतने आए, मैंने बोला था कि मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स होते हैं। तो जरा देखिए 1 मॉलिक्यूल H2O में कितने एटम हैं, तो 2 एटम हमारे पास H के हैं इसमें, और 1 एटम है ऑक्सीजन का। क्लियरली टोटल 3 एटम्स हैं। जब हम एटम को काउंट करते हैं तो इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर लेते हैं, कौन सा उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे हम स्टूडेंट का नंबर स्कूल में फाइंड करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द क्लास, टाइप ऑफ क्लास, कौन सा क्लास है उसको छोड़ के सीधे सीधे हम नंबर को काउंट कर लेते हैं, सिर को काउंट कर लेते हैं कितने स्टूडेंट हैं इसमें। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर जब हम टोटल नंबर ऑफ एटम काउंट करेंगे तो कौन से टाइप का एटम है इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हमने क्या किया, 3 एटम्स हो गया टोटल। तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितने हैं, इन 3.011 10⁻23 मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, सॉरी 20 मॉलिक्यूल्स, कितने एटम्स हो जाएंगे, क्लियरली इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 3.011 10⁻20 यानी 9.033 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स एटम्स आ जाएगा। इतने टोटल एटम्स हैं यहाँ पर, इस बात को ध्यान में रखना है। अब इसी में क्वेश्चन में हो सकता है हमें पूछा जाए नंबर ऑफ H एटम कितने हैं, यानी एटम को स्पेसिफाई कर दिया गया हो, तब क्या करेंगे। यदि हमें इसमें पूछा जाता नंबर ऑफ H एटम्स बताओ, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं, तो क्या होता, इसी मॉलिक्यूल के नंबर में H के कितने एटम है, इसमें 2 हैं, यहाँ पर 2 एटम्स आता। नंबर ऑफ H एटम इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, 2 एटम, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, यानी जितने एटम उससे मल्टीप्लाई करना है मॉलिक्यूल के नंबर में। 2 इंटू कितना निकला मॉलिक्यूल का नंबर, 3.011 10⁻20, क्लियरली हमारे पास 6.011 10⁻20 आ जाएगा। अब यदि इसी में पूछा जाता नंबर ऑफ O एटम्स बताओ, तो क्या होता, O का तो एक ही एटम इसमें, 1 इंटू जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकला है हमने ले लिया यहाँ पर, और ये एग्जैक्ट सेम रह जाता। अब इन दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो भी टोटल आ जाएगा, यानी ये नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स और किसी स्पेसिफिक टाइप के एटम्स हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम एक मोल कॉन्सेप्ट का अगला फॉर्मूला लेने जा रहे हैं। बच्चों कभी कभी गैस के लिए भी हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करते हैं,
नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं, लेकिन वो वॉल्यूम बेस्ड लेते हैं। ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम बेस्ड जो भी यूज किया जाएगा वो ओनली गैस के लिए एप्लीकेबल है। तो जैसा मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, एवोगाड्रो ने एक लॉ दिया था कि यदि गिवन टेम्परेचर प्रेशर रखा जाए, टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, तो यदि हमने इक्वल वॉल्यूम लिया है किसी भी गैस का तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही होंगे। मान लीजिए हमने 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 atm का प्रेशर लिया हुआ है और यही हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कहलाता है। 1 atm प्रेशर एंड 273 केल्विन टेम्परेचर। 273 केल्विन टेम्परेचर हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर हुआ सेल्सियस में। तो इस पर यदि हमने 1 ml हाइड्रोजन गैस लिया हुआ है तो उसमें हाइड्रोजन गैस के जितने मॉलिक्यूल हैं उतने 1 ml ऑक्सीजन गैस में भी आएगा, उतने ही 1 ml अमोनिया गैस में भी आएगा। यानी इक्वल वॉल्यूम यदि गिवन टेम्परेचर प्रेशर पर लिया गया है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। इसका मतलब यह है कि यदि हम इक्वल वॉल्यूम, यदि हमने टेम्परेचर प्रेशर भी फिक्स रखा है हमेशा सबके लिए और वॉल्यूम इक्वल है तो सब में मॉलिक्यूल का नंबर भी सेम है, तो इसका मतलब उसका कुछ न कुछ फिक्स नंबर आना चाहिए। तो वो फिक्स नंबर मॉलिक्यूल का कितने आएंगे हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हम आगे फॉर्मूला कर रहे हैं। यहाँ पर लिया गया है मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट STP। यह एक्सपेरिमेंटली लिया गया है 22.4 लीटर और इसको हम निकालना भी सीखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में। ये कैसे आया, कौन से एक्सपेरिमेंट के थ्रू आया, तो वहाँ पर हम इसको सीखेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम लेते हैं कि मोलर वॉल्यूम ये STP पर फिक्स्ड है और STP का मतलब क्या हुआ, STP का मतलब हुआ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या लिया जाता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन लिया जाता है और स्टैंडर्ड प्रेशर हमारा 1 atm लिया जाता है। यह अप्रॉक्सीमेट 1 बार के होता है, तो आप 1 बार ले सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एक्चुअली ये 0.987 बार ही होता है। तो इस पर हमारा जो मोलर वॉल्यूम है यानी 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम मीन्स 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है 22.4 लीटर होगा। इसका मतलब है यदि इसी टेम्परेचर पर हमने सारा कैलकुलेशन को बिल्कुल फिक्स रखा है और इसी प्रेशर पर फिक्स रखा है, यानी टेम्परेचर प्रेशर फिक्स रखा है, यानी STP लिया हुआ है, तो यदि हम वॉल्यूम गैस का चेंज करेंगे तो उसका अपने आप नंबर ऑफ मोल भी चेंज होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल का नंबर मोलर वॉल्यूम वहाँ पर अब रहेगा नहीं, कुछ और वॉल्यूम होगा, लेकिन नंबर ऑफ मोल सब में सेम होगा क्योंकि मोलर वॉल्यूम सबका सेम है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन सकता है नंबर ऑफ मोल्स का। हमने जो कुछ भी वॉल्यूम लिया है उसको लीटर में होना चाहिए, क्योंकि हमने मोलर वॉल्यूम यहाँ लीटर में लिया हुआ है, तो हमारे पास आ जाएगा अपॉन में 22.4 लीटर कर देंगे, या इसको आप V0 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का ये फॉर्मूला ओनली फॉर गैसेज चलेगा एंड ओनली एट, और गैसेज के लिए भी किस पर लगेगा, STP पर लगेगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब हम यहाँ पर हमारे पास अब 3 फॉर्मूले हो गए मोल के। N इक्वल टू W/m किया था, यहाँ पर हमने ग्राम लिया था। N इक्वल टू N/Na किया था नंबर ऑफ पार्टिकल के बेसिस पर। अब N इक्वल टू हमारे पास वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर आ गया गैस के लिए। अब इन तीनों को हम आपस में मिला सकते हैं बच्चों, तीनों फॉर्मूले को आपस में मिला के हम कर सकते हैं न्यूमेरिकल। जरा देखिए क्वेश्चन, जैसे में पूछा जाए फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स H2 गैस एट STP इन इट्स, यहाँ पर हम ले लेते हैं 11.2 ml ऑफ वॉल्यूम।
11.2 ml सैंपल। तो ज़रा देखिए, हमें यहाँ गिवन वॉल्यूम 11.2 ml गिवन है और हमें किस में रखना है वॉल्यूम को, लीटर में रखना है, क्योंकि ये लीटर है। तो क्लियरली इसको क्या करेंगे, हम 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना लीटर हो गया। और हमारे पास मोलर वॉल्यूम जो है वो तो फिक्स्ड है, 22.4 लीटर होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा बच्चों, V/22.4। तो V हमारा है लीटर में 11.2 इंटू 10⁻³ ये 2 जा हो जाएगा, और हमारा आ जाएगा 1/2 इंटू 10⁻³ मोल, यानी मोल हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो भाई बोर नहीं होना है, मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को मैं सब कुछ सही से दूं, पूरे कैलकुलेशन के साथ, न्यूमेरिकल भी बताऊं, उसके क्वेश्चन भी समझाऊं, इसलिए थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है और होती है। तो देखिए ज़रा, हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं इस पर। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 गैस in its 5.6 लीटर सैंपल। अब देखिए यहां पर हमें गिवन वॉल्यूम दिया हुआ है। अब गिवन वॉल्यूम हमें दिया हुआ है और निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो क्लियर क्या करना है, तो हमें वॉल्यूम से मोल निकाल के, पहले प्लानिंग कर रहे हैं, वॉल्यूम से पहले मोल निकालेंगे और मोल को फिर एवोगाड्रो नंबर वाले फॉर्मूले में लगा के हम उससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। तो देखिए जरा, n हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, और ये लीटर में होना चाहिए। तो लीटर में ही हमारे पास है 5.6 अपॉन 22.4, क्लियरली ये 1/4 हो जाएगा बच्चों, और 1/4 मोल हमारे पास आ रहा है। अब यदि हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और इससे हमारा n क्या आ गया, अब 1/4 इंटू 6.022 10⁻23। इससे हमने इसको डिवाइड किया, अभी 1.5 के अप्रॉक्स में आ रहा है, 1.5 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 गैस आ गया। अब यदि हमें इसी में क्वेश्चन पूछा जाए, मान लीजिए हमें किसी का मास निकालना हो, वॉल्यूम गिवन हो, तो कैसे करेंगे, फाइंड द मास ऑफ अमोनिया गैस इन इट्स, हम यहां पर ले लेते हैं 5.6 ml ऑफ सैंपल। हमारे पास 5.6 ml NH3 गैस का सैंपल है, इसमें कितने मास है अमोनिया के वो फाइंड करने हैं। तो जरा देखिए इसको कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास वॉल्यूम गिवन है 5.6 ml और हमें इसको लेना है लीटर में, क्योंकि गिवन वॉल्यूम को लीटर में लेना होता है। 1000 से डिवाइड किया, यानी 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, और हमें मोलर वॉल्यूम तो गिवन ही रहता है, मोलर वॉल्यूम फिक्स है 22.4 लीटर। हमें निकालना है मोलर मास NH3 का, ये भी फिक्स है, N का 14, H का 1 इंटू 3 हो जाएगा, 17 ग्राम मोल इनवर्स आ जाएगा, और हमें W निकालना है। क्लियरली हम क्या करेंगे, W का फॉर्मूला माइंड में लाएंगे, N इंटू M किया था हमने, N इंटू मोलर मास किया था, यानी सबसे पहले हमें N चाहिए। N बच्चों कहाँ से आएगा, प्लानिंग के बेसिस पर देखा जाए तो वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो वॉल्यूम हमारा यहाँ पर 5.6 इंटू 10⁻³ अपॉन 22.4, ये तो हमारा डिवाइड होकर 4 हो गया, ये हो गया 1/4 इंटू 10⁻³, इतने हमारे मोल हो गए। अब हमारे पास गिवन मास क्या है, N इंटू एम है, N इंटू एम लगा दिया हमने, N का फॉर्मूला हो गया, सॉरी वैल्यू हो गया 1/4 इंटू 10⁻³ और मोलर मास की जो वैल्यू है 17 है, हमने 17 ले लिया। अब 4 से हम अप्रॉक्सीमेट काट लेते हैं इसको, 4 4 जा 16, 1 हो गया, 4 2 जा 8, 5, यानी यहाँ पर आ जाएगा 4.25
इंटू 10⁻³ ग्राम बच्चों। ये इसका हमारा गिवन मास हो गया। यानी इस तरह से हमें वॉल्यूम दिया रहेगा तो हम गिवन मास कैलकुलेट कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ आ गया होगा। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसको बार बार देखिए, समझिए इसको, और प्रोत्साहन के लिए सब्सक्राइब वगैरह कीजिए जरूर। लेकिन पहले सीखना इंपॉर्टेंट है। पेन पेपर लेकर यदि आपने नहीं सीखा उस कॉन्सेप्ट को दोबारा चलाइए। और फिर भी यदि डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए उसको और बताइए मुझे कि आपको वहाँ पर डाउट आ रहा है। मैं उसकी छोटी सी वीडियो बनाऊँ और दूसरे तरीके से बनाऊँ जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ आ जाए। मुझे समझ में तो आएगा ना, आप लोगों को समझ आया कि नहीं। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको समझ भी आ रहा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और समझ आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और मुझे प्रोत्साहन मिले। मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियोस बना सकूँ। मैं बहुत कुछ लेकर आने वाला हूँ इसमें। इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए।